और अब खबर है रूस के लिए रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे पीएम मोदी। भारत रूस शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 9 जुलाई को भारतीय समुदाय से मिलेंगे पीएम मोदी। रूस से ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम रूस के लिए रवाना। भारत रूस शिखर सम्मेलन यूक्रेन युद्ध पर फैसले के बाद खास मुलाकात। रूस के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही इस मुलाकात पर नजर चीन अमेरिका लगातार बनाए हुए है। नमस्ते, मेरा नाम सोफिको है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में नृत्य करने के अवसर मिला। Hello, my name is Irina. I'm from Moscow. I'm very happy and excited to perform here, and I very like to dance. इस पर संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं सादा बातचीत के लिए। संजीव, कैसे देख रहे हैं पीएम का रूस दौरा? अपने आप में बेहद खास, दुनिया भर में संदेश क्या इस दौरे के जरिए? जी देखिए, भारत और रशिया के बीच में जो एक एनुअल समिट होती रही है, ये उसका 12वां एडिशन है और ये 22वां एडिशन है, क्षमा करेंगे। और ये जाहिर है कि ये भारत और रशिया के बीच की जो हमारी पार्टनरशिप है वो बहुत ही गहरी है और इसको हम स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देते हैं। और दुनिया में, विश्व में भले ही कितने बड़े रणनीतिक परिवर्तन क्यों ना हो जाएं, कितनी ही रणनीतिक अनिश्चितता क्यों ना हो, भारत और रशिया के बीच के जो संबंध हैं वो लगातार मजबूत बने हुए हैं और इन संबंधों का भविष्य मैं उज्जवल देखता हूं। और ये जो यात्रा प्राइम मिनिस्टर मोदी की हो रही है, इस दौरान भारत और रशिया के बीच में जो एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके तहत अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें कि भारत और रशिया का जो डिफेंस कोऑपरेशन है, आर्थिक जो कोऑपरेशन लगातार अभी बढ़ा है और एनर्जी के सेक्टर में जिस तरीके का दोनों देश सहयोग करते हैं, तथा अन्य जो की सेक्टर्स हैं जिसमें से संबंधित जो विषय हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। भारत और रशिया कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स पर भी काम है, वो बनाया जा रहा है और उस के ऊपर भी बातचीत हो सकती है। और मैं ये अवश्य कहूँगा कि भारत के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा यूक्रेन के युद्ध के शुरू होने के बाद 2022 के बाद से बहुत ही दबाव बनाया गया कि भारत रशिया से अपने संबंधों को स्केल डाउन करे, लेकिन भारत ने किसी भी दबाव के आगे न झुकते हुए रशिया के साथ अपने जो ट्रेड के एंगेजमेंट्स थे उसको मल्टीफोल्ड कर लिया है। अभी आप देखिए तो हम रशिया से ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर्स और अन्य जो है वस्तुएं आयात करते हैं और रशिया और भारत का जो वर्तमान समय का जो ट्रेड है वो $65 बिलियन तक का पहुंच चुका है। और आने वाले समय में भारत और रशिया के बीच में जो डिफेंस को लेकर के भी बड़ी डील्स हो सकती हैं और जाहिर है कि रशिया अपने Su-57 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उसको भी भारत को देने के लिए ऑफर कर रहा है और इस संदर्भ में भी कुछ बातचीत हो सकती है। तो ये मेरा मानना है कि जो विश्व में भले से ही कितना पोलराइजेशन क्यों ना हो, नए शीत युद्ध का खतरा क्यों नहीं मंडरा रहा हो, लेकिन भारत और रशिया की जो विश्वास पे आधारित जो एक पार्टनरशिप है, ये जो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है वो लगातार बनी रहेगी। और दूसरा मैं अवश्य ये कहना चाहूँगा कि चूंकि रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध अभी भी जारी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समरकंद उज्बेकिस्तान में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जो वर्ड्स ऑफ विजडम कहे थे कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से एम्फेसाइज कर सकते हैं। और जाहिर है कि भारत हमेशा ये कहता रहा है, डे वन से ये कहता रहा है कि रशिया यूक्रेन के युद्ध का
समाधान युद्ध के क्षेत्र में, बैटल फील्ड में, वॉर फील्ड पे नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएटिंग टेबल पर हो सकता है। तो जो ये बातचीत होगी उसमें जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने विचारों को रखेंगे और उसमें रशिया यूक्रेन के संदर्भ में संवाद की जो बात है जिसको वो भारत कहता रहा है वो फिर से एक बार उनके सामने रख सकते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि एक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो एक विश्व नेता की जो छवि है बिल्कुल, उस लिहाज से अब जिस तरह से देखा जाए संजीव, इस पर सभी की नजरें रहेंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस से क्या कुछ संदेश देते हैं। लेकिन इससे पहले रूस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि पीएम के दौरे से पश्चिम देशों को ईर्ष्या की नजर से जो है वो रूस देख रहा है और इस दौरे को पश्चिमी देश जो है वो ईर्ष्या की नजर से देख रहे हैं। देखिए, पश्चिमी देशों का लगातार ये प्रयास रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चाहते हैं कि भारत रशिया से अपने संबंधों को सीमित करे, लिमिट करे, स्केल डाउन करे। लेकिन जाहिर है कि भारत ऐसे किसी भी पश्चिमी देशों के जो है बातों में न आकर के उसकी सलाहों पर किसी तरीके का कोई ध्यान न दे करके भारत रशिया के साथ अपने जो मित्रवत पुराने टाइम टेस्टेड विश्वास के ऊपर आधारित जो संबंध है उसको बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। देखिए, भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो रक्षा नीति है, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। हम अपने विदेश नीति में हमें किसके साथ कैसे संबंध रखने हैं उसको हम इसका निर्धारण हम स्वयं करते हैं। किसी के दबाव में आकर के, किसी के डिक्टेटर्स के आधार पर ये नहीं किया जाता है। और अभी आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया भी जा रहे हैं और रशिया के साथ साथ वो ऑस्ट्रिया की भी यात्रा कर रहे हैं। तो ये भारत ये मैसेज भी देने की कोशिश कर रहा है कि यदि भारत आज रशिया के साथ अच्छे संबंध अगर वो बनाए हुए हैं तो इसका आशय ये नहीं है कि वो यूरोप के साथ अपने संबंध खराब करना चाहता है। रशिया और यूरोप के बीच में एक बेहद तनाव की स्थिति वर्तमान समय में, अमेरिका और रशिया के बीच की जो स्थिति है बहुत तनावग्रस्त है। लेकिन भारत का जो एक संतुलित अप्रोच है, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरा जो व्यवहार रहता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जो भारत कार्य करता है। और जाहिर है कि जैसा कि मैंने कहा कि रणनीतिक स्वायत्तता यानी अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार हम निर्धारित करते हैं कि हमको किसके साथ कैसे संबंध रखने हैं। और दूसरा मैं एक बात अवश्य एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि भारत अलायंस नहीं करता है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, सभी के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी होती है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हम यकीन करते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस में हम यकीन नहीं करते हैं। यदि कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के साथ एलाई बनता है, उसका अलायंस रिलेशनशिप होता है, तो वो फिर उनके दबाव में आकर के उनकी शर्तों को उन्हें मानना पड़ता है। लेकिन भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए किसी के साथ अलायंस नहीं किया है, हमेशा पार्टनरशिप की है, समान आधार पर की है। और उसमें जाहिर है कि हम अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को एक्सरसाइज कर पाते हैं, अपने हिसाब से हम अपने निर्णय लेते हैं। और भारत लगातार इस बात को कहता रहा है कि चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, सभी के साथ हम मित्रवत संबंध रखना चाहते हैं, यूरोपीय देशों के साथ संबंध अच्छा रखना चाहते हैं। और यही कारण है कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज देने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया की यात्रा के साथ साथ वो ऑस्ट्रिया की यात्रा पर भी जा रहे हैं, जो कि यूरोप का एक अहम राष्ट्र है। और जाहिर है कि यही भारत की विदेश नीति की विशेषता है, खासियत है, और जिसकी की सराहना पूरे विश्व में की भी जाती है। चाहे वो रशिया, अमेरिका, यूरोप, सभी इस बात को जानते हैं कि भारत किसी के दबाव में आकर के कोई निर्णय नहीं लेगा। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर ही अपने राष्ट्रीय हितों और विश्व हितों को भी ध्यान में रखते हुए ही वो आगे का कोई निर्णय लेता है। और इसके साथ ही संजीव जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये भी बात है कि लगातार भारत इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात रखते रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो सिर्फ और सिर्फ बातचीत से खत्म हो सकता है, उस दिशा में आप कोई कदम देख रहे हैं भारत की तरफ से इस दौरे में? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से वो इस बात को फिर से एम्फेसाइज करेंगे। और भारत डे वन से ये कहता रहा है, यदि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम जो रेजोल्यूशंस जो कि रशिया यूक्रेन के संदर्भ में आए, और ज़्यादातर उन रेजोल्यूशंस पे भारत ने एक्सटेंड किया, भारत ने किसी पक्ष का साथ नहीं दिया, भारत ने एक दूरी बनाए रखी दोनों किसी भी तरीके के रेजोल्यूशंस में। लेकिन आप अपनी बात पूरी करिएगा संजीव जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये रूस की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं लोग भारतीय मूल के जो लोग हैं जो रशिया में हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरह से हाथों में भारत का झंडा लेकर पीएम के स्वागत के लिए तैयार खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उत्साह जो है वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए
बच्चों से लेकर बड़ों तक साफ दिख रहा है। संजीव जी, बात पूरी करिए। हाँ, और मैं ये कह रहा था कि भारत ने जो है एक एक्सटेंशन जब भी किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो कई बार भारत ने एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी जारी किया कि हम अगर ये एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और उस एक्सप्लेनेटरी नोट में भारत का जो अप्रोच है बहुत स्पष्ट दिखता है कि भारत ये कहता है कि ये जो युद्ध है ये संवाद के माध्यम से ही इसका कोई समाधान निकल सकता है। युद्ध के क्षेत्र में हिंसा के माध्यम से अगर ये रशिया यूक्रेन चाहेंगे और नेटो और रशिया चाहेंगे कि कोई समाधान निकले तो वो हो नहीं सकता। और भारत ने हमेशा संवाद का पक्ष दिया है और साथ ही साथ भारत ने ये भी कहा है कि किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को स्वयं से निर्धारित करने का उसका जो सॉवरेन राइट है उसका भी सम्मान होना चाहिए। जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था उसका, तो ये जो बात है भारत के अप्रोच की वो समय समय पर परिलक्षित होती रही है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो सीधा ये रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कह भी दिया था यूक्रेन में, उज्बेकिस्तान में, कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये जो शब्द थे समरकंद उज्बेकिस्तान में, वो विश्व के अनेक बड़े नेताओं ने अपने संबोधनों में उन्हें रेफरेंस उसका दिया था, उसे उद्धृत किया था। और ये जाहिर है कि चाहे वो G20 का बाली का डिक्लेरेशन रहा हो, चाहे G20 का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन रहा हो, सभी जगह प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम थे कि ये युग युद्ध का युग नहीं है, वो गूंज रहे थे। और वही जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो विचार हैं वो आज भी हैं और ये युद्ध जाहिर है कि आज भी जारी है। अभी इसके कोई समाप्ति की संभावना नहीं दिखाई देती है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में मैं एक अंतिम बात ये कहूंगा कि ये जो वास्तविक रूप से देखें तो ये युद्ध है, ये यूक्रेन और रशिया के बीच का नहीं है। ये परोक्ष रूप से महाशक्तियां लड़ रही हैं। महाशक्तियां, एक तरफ अमेरिका और नेटो है, दूसरी तरफ रशिया है। और यूक्रेन को है इसको एक युद्ध के अखाड़े के रूप में, एक बैटल ग्राउंड के तौर पे ये महाशक्तियां इस्तेमाल कर रही हैं। इनकी बीच में जो प्रतिद्वंदिता है ये वर्चस्व को स्थापित करने की प्रतिद्वंदिता है। रशिया ने यूक्रेन पर जो हमला किया वो नेटो को चैलेंज करने के लिए किया, क्योंकि यूक्रेन जो है नेटो में शामिल होने जा रहा था। लेकिन वहीं अब नेटो को आप देखिए तो नेटो ने अपनी शक्ति लगातार बढ़ाई है। नेटो के सदस्यों की संख्या 32 हो गई है, स्वीडन और फिनलैंड भी उसमें शामिल हो गए हैं। तो ये जो लड़ाई है ये महाशक्तियां लड़ रही हैं और महाशक्तियां जब तक संवाद के लिए नहीं आएंगी, सामने साथ नहीं बैठेंगी, तब तक इसका समाधान हो नहीं सकता। और दूसरा, चूंकि ये महाशक्तियां लड़ रही हैं, बड़ी शक्तियां हैं, इसलिए इसका कोई आउटकम भी विनर और लूजर के तौर पर नहीं निकलने वाला। और कोई भी महाशक्ति डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी नहीं करना चाहती, ये भी हमने देखा है। रशिया ने आज तक कोई सिंगल गोली या कोई मिसाइल नेटो की टेरिटरी पर नहीं चलाई। नेटो और अमेरिका ने भी रशिया की टेरिटरी पर कोई डायरेक्ट सिंगल या मिसाइल नहीं, गोली या मिसाइल नहीं चलाई, क्योंकि ये जानते हैं जिस दिन ये डायरेक्ट उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया उस दिन तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, और जो कि नाभिकीय युद्ध में, न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता है। तो ये महाशक्तियां परोक्ष रूप से लड़ाई लड़ रही हैं और ये यूक्रेन का इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर कर रही हैं, और यही इस युद्ध की विडंबना है। इसका सबसे बड़ा नुकसान मैं ये कहूँगा यूक्रेन की जनता को उठाना पड़ा है। उन्होंने लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग डिस्प्लेस हुए हैं, हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, और यूक्रेन और रशिया के सैनिकों को भी और उनके फैमिली मेंबर्स को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया है। तमाम परिवार इन सैनिकों के जो है जाहिर है कि तबाह हो चुके हैं, और ये युद्ध अभी भी दुर्भाग्य से जारी है। तो भारत यही चाहेगा कि इस युद्ध का जो है समापन हो। इस युद्ध का पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भी खराब असर पड़ा है, चाहे एनर्जी सप्लाई चेन्स हो, चाहे फूड सप्लाई चेन्स हो, फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स हो, सभी सीवियरली इम्पैक्टेड हुए हैं। कोरोना की अभी महामारी से, मंदी से विश्व उबर भी नहीं पाया था कि ये युद्ध शुरू हो गया, और जाहिर है कि ये पूरे विश्व के लिए जो है बेहद हानिकारक साबित हुआ है, और इसका समापन जितना जल्द से जल्द हो वो अच्छा है। और तभी ये हो सकता है जब महाशक्तियां संवाद के लिए बैठें, और जिसकी की बात जो है भारत लगातार कहता रहेगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेरा ऐसा मानना है कि वो इस मुलाकात के दौरान फिर से अपने इन विचारों को प्रेसिडेंट पुतिन के समक्ष रखेंगे, और ये भारत जो है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने इसी विजनरी विचारों के लिए, नेतृत्व के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं।
बिल्कुल, और इसके साथ ही संजीव जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा है पीएम का 2 दिनों का, इस दौरे का भी क्या संदेश है? और वहीं रूस को लेकर अगर हम लगातार जिक्र करते रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की भी नज़र है, चीन की भी नज़र है, साथ ही पाकिस्तान की भी नज़र है। अमेरिका से भारत के संबंध अच्छे रहे हैं, ये दुनिया जानती है, और वहीं उसी के पैरेलल उतने ही अच्छे संबंध जो है वो भारत रूस के साथ रखता रहा है। जी, जहाँ तक ऑस्ट्रिया की इस यात्रा का प्रश्न है, तो ये पिछले 40 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। और ये ऑस्ट्रिया और भारत के बायलैटरल जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको गहरा और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्र है, और जाहिर है कि इससे दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं, जो हमारी टाइज हैं, वो और अधिक गहरी होंगी। दोनों जाहिर है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, और इस यात्रा का एक स्पेशल मैसेज ये है, मैं ये जरूर एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि ये यात्रा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने इस तरीके से इसे रखी है कि ये रशिया की यात्रा के साथ ही इसे रखा है। और इसका एक मैसेज ये है कि भारत यदि रशिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है, तो इसका आशय ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि भारत वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने संबंधों को स्केल डाउन कर रहा है। भारत यूरोप के साथ भी अपने संबंधों को बनाए रखना चाहता है, और भारत इस तरीके की यात्रा को प्लान करके ये मैसेज निसंदेह दे रहा है कि एक समय में कि जब रशिया और यूरोप के बीच में, रशिया और अमेरिका के बीच में भारी तनाव की स्थिति है और दोनों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, ऐसे में भारत संतुलित अप्रोच के साथ दोनों ही पक्षों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहता है। और ये जाहिर है कि इस ऑस्ट्रिया की यात्रा का रशिया की यात्रा के साथ ही किया जाना, इसका एक विशेष जो है मैसेज है, इसका एक विशेष रणनीतिक महत्व है। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।